हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं के गणित की प्रश्नावली है 1.3 जो कि वास्तविक संख्याओं का प्रश्नावली 1.3 दिया गया है। ठीक है, और इसमें सारे सवाल सिद्ध करने के लिए दिए गए हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले जब इसको हम सिद्ध करेंगे तो सबसे पहले हम इसके विपरीत इसको क्या मानेंगे, परिमेय संख्या मान के चलेंगे। ठीक है, इसको विपरीत हम क्या मानेंगे, इसको परिमेय संख्या। तो मानेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो कि इसके विपरीत है, जो कि इसके विपरीत है। ठीक है, यहां पर जो परिमेय संख्या मानी है हमने √5, वो इस परिमेय संख्या के क्या है, ये विपरीत मानी है हमने। अगर इसको परिमेय संख्या मान के चल रहे हैं तो परिमेय संख्या क्या होती है, जो भिन्न के रूप में या p बट्टे q के रूप में या अंश बट्टे हर के रूप में हम लिख सके, उनको बोलते हैं परिमेय संख्याएं। तो यहां पर हम इसको मान लेंगे कि p ये √5 बराबर, इसको p बट्टे क्या मान के चल रहे हैं, q, जहां p और q सहभाज्य संख्याएं, यानी आप कह सकते हो p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। अर्थात p और q का HCF जो है वो कितना है, 1 है। ठीक है, जब इसका HCF 1 है तब हम क्या करेंगे इसको, ठीक है, √5 बराबर p बट्टे q का दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है। तो इसका दोनों ओर वर्ग कर देंगे, यहां पर करेंगे √5 का इधर स्क्वायर और इधर करेंगे p/q का इधर वर्ग कर देंगे। दोनों ओर देखो, वर्ग से यहां अंडर हट जाएगा तो यहां 5 बराबर ये p² बट्टे q²। ठीक है, इसका क्या करेंगे, इसका बट्टे 1 कैंची का गुणा कर लेंगे इसमें। तो यहां हमारा जब 5 का q² के साथ गुणा करेंगे तो ये आएगा 5q² इजिकल टू इधर 1 का p² के साथ गुणा करेंगे तो p² रहेगा। अब यहां देख रहे हैं हम कि जो p है, p² है, और p और जो q दिए गए हैं, हमने ये माना था कि ये दोनों कैसी संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्याएं। ये और सहभाज्य मानी है और यहाँ पर हमने इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या माना है, 1 माना है। तो p और q जब सहभाज्य, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है तो इनमें तो कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा नहीं। इसका मतलब ये है कि जो 5p² है वो 5 से क्या होगी, विभाजित होगी। तो यहां पर लिखेंगे, इसको दे देंगे समीकरण 1। अब यहां लिखेंगे p² 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगी। p² का मतलब कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए 5, इसका वर्ग 5 ही मान के चलना है, 5 का वर्ग, 5 का वर्ग क्या होगा, 25। जब 25 5 से विभाजित है तो 5 भी क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। तो ये जब p² 5 से विभाजित है, यानी p² का मतलब मान के चल रहे हैं हम 5 का वर्ग। ठीक है, 25 तो 25 विभाजित, तो 25 का जो वर्गमूल है वो भी 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। ठीक है, इसी प्रकार से तो यहां हम ये हमने
एक तो हमने ये निकाल लिया कथन के P जो है कितने से 5 से विभाजित होगी। दूसरा देखते हैं हम इसके यहां पर पुनः मान के चल रहे हैं हम P बराबर 5 यहां पर R, ठीक है 5R। अब यहां पर क्या करेंगे हम दोनों ओर वर्ग करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा P² इजिकल टू 5R का इधर वर्ग करोगे तो P² बराबर इसका 25 और R², ठीक है P² बराबर 25R²। ये जो मान आया है हमारा वो उठा के कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। जब समीकरण 1 में रखेंगे तो P² बराबर हम क्या रख रहे हैं, P² बराबर 25R, क्योंकि यहाँ पर P² है और यहाँ पर भी क्या है ये P², तो P² का यहाँ से मान उठाएंगे 25R² और यहाँ रख देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 5Q, या इसको लिख लो थोड़ा, P² का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है तो ये P² का मान 25R² कहाँ रखेंगे यहाँ पर, तो 5Q² इजिकल टू और P² की जगह पर रखेंगे 25R²। अब देखो यहां से हमने ये यहां से Q² बराबर 25R² के बट्टे में भाग में चला जाएगा, 25R² के बट्टे यानी भाग में, यहाँ गुणा में था 5 तो भाग में चला जाएगा, 5 से इसको काटोगे 5 बार तो यहाँ Q² बराबर कितना आ गया 5R²। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 जो है वो Q² का क्या है विभाजित करता है, यानी 5 इसका एक गुणनखंड है, तो यहाँ लिखेंगे Q² Q² 5 से विभाजित है तब Q भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है विभाजित, तब 5 भी क्या होगा 5 से Q भी विभाजित है, ठीक है। जब Q² 5 से विभाजित है तो Q भी 5 से विभाजित है, ठीक है। अब यहां पर दो स्थिति आ गई, तो अब हमने ये P और Q, ठीक है ये हमारा कथन दूसरा रहा और ये हमारा कथन पहला रहा, ये ठीक है। तो इसके P 5 से विभाजित है और यहाँ पर Q भी 5 से विभाजित है, और हमने ये जो हमने माना था वो क्या माना था कि √5 एक परमेय संख्या है, जिसमें हमने P और Q कैसे लिए थे सहवाज, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या था 1 था, यानी HCF क्या था 1, और यहाँ पर हमारा HCF जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 5। तो यहाँ देखो P और Q सह अभाज्य संख्याएं, सहवाज संख्याएं हैं, तब अतः P और Q का HCF बराबर कितना है 5। यहां पर P और Q कैसी संख्या ली गई है, सहवाज संख्या ली गई है, और इनका जो HCF था वो क्या है 1 है। यहां पर कह सकते हैं हम क्या P और Q का जो HCF है वो कितना है 5, जो कि 1 के बराबर नहीं है, जो कि 1 के बराबर, 1 के बराबर नहीं है, यानी कि 1 नहीं है, ऐसे समझो, ऐसे लिख सकते हो 5 जो है वो 1 के बराबर नहीं है, यानी 1 नहीं है। तो आप इसको कह सकते हो यह अतः यह अवधारणा जो है हमारी कैसी है
अतः यह अवधारणा के विपरीत है। जब ये अवधारणा के विपरीत है तब इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि इससे सिद्ध होता है कि हमारी कल्पना असत्य है, असत्य है। अतः हम कह सकते हैं कि √5 अतः हम कह सकते हैं अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमको प्रूव करना था, यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 √5 एक परमेय संख्या है। अब हम इसको सिद्ध करेंगे। मान के चल रहे हैं इसके विपरीत कि यह एक परमेय संख्या है। ठीक है, माना 3 धन 2 √5 एक परमेय संख्या है, जिसको हम 3g + 2√5, ठीक है, इसके बराबर हम p अपॉन क्या लिख दें, q लिख दें, और यहां लिख दें p और q कोई सहअभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं? सहअभाज्य संख्याएं हैं। अर्थात P और Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? एक है। या आप कह सकते हो P और Q का HCF जो है वो क्या है? एक है। ठीक है, तो ये हमने परमेय संख्या मानी है। इसके विपरीत तो यहां पर अब यहां से इसका क्या कर देंगे, पक्षांतर, तो इधर रह जाएगा 2√5 = P अपॉन Q, और ये 3 इधर प्लस से पक्षांतर कर रहे हैं दूसरी ओर, तो माइनस का हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 2√5 इधर क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे Q। ठीक है, अब Q ले लेंगे एलसीएम, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो इसका बटा 1 कर लिया था, तब Q ले लिया। अब हम क्या करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा P ऋण 3Q। ठीक है, एक का इसके साथ करेंगे क्योंकि हर असमान है, तो यहाँ पर कैंची का गुणा करके भी इसको हल करेंगे, तो एक का P के साथ P हो गया, Q का 3 के साथ करेंगे तो यहाँ 3Q हो गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 2, अब यहाँ से √5 = P - 3Q अपॉन, अब ये 2 जो यहाँ थे गुणा में, वो पक्षांतर करने पर कहाँ चले जाएंगे, भाग में, तो ये हो गया 2Q। अब यहाँ देखेंगे कि ये P और Q जो थे वो हमने क्या लिए थे, दोनों सहभाज्य लिए थे। सहभाज्य का मतलब इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड था वो एक था, या फिर इनका जो HCF था वो क्या था, एक था। जब HCF इनका एक है, या ये सब P और Q, क्या यहाँ लिखेंगे P और Q सहभाज्य संख्याएं हैं, तो P ऋण 3Q अपॉन 2P एक परमेय संख्या
है, जो कि √5 के यहां पर ये √5 के बराबर है। जब √5 के बराबर है तो √5 भी कैसी संख्या हो जाएगी? √5 भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, √5 भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी जो √5 है। तो √5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। और हम जानते हैं कि √5 कैसी संख्या है? √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं क्या यह हमारी कल्पना, यह हमारी कल्पना गलत है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तब इससे यह सिद्ध होता है कि जब √5 एक अपरिमेय संख्या है तो ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी इसके बराबर वाली। तो ये जो है, अतः इससे सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 भी एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हमको क्या करना था? सिद्ध करना था। ठीक है, तो यहां समझ लें, सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हमने इसके विपरीत हमने इसको क्या मान लिया है? परिमेय संख्या मान लिया है। जब इसको परिमेय संख्या माना है तो इसको लिखेंगे 3 + 2√5 = P/Q। और यहाँ पर P और Q जो है वो कैसी संख्याएं हैं? सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनका HCF क्या होता है? 1 होता है, या इनका OH गुणनखंड जो होता है वो 1 होता है। तो इसके विपरीत हमने इसको मान लिया है कि ये परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो यहाँ पर हमने यहाँ से ये जो 3 थे इनका क्या कर दिया? पच्छांतर कर दिया, तो इधर पहुंच गई। इन दोनों का एलसीएम ले लिया हमने, Q का और 1 का, तो Q एलसीएम। कैच का गुणा कर लिया इनके साथ में, तो पीरियड 3Q/Q बचा। अब हमने यहाँ गुणा में था ये 2, तो कहाँ ले गए? भाग में। अब हमने देखा कि यहाँ पर P और ये Q दोनों कैसे माने थे? हमने यहाँ पर सहभाज्य माने थे, यानी कि ये कैसी संख्या थी? इनमें आपस में कोई वैनिष्ठ गुणनखंड नहीं था। जब ऐसी स्थिति थी तो ये वाली जो संख्याएं थी, यानी कि ये जो वो क्या हो गया? एक परिमेय संख्या हो गई। जब ये एक परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में जो √5 है ये भी परिमेय संख्या हो गई। लेकिन ये √5 कैसी है? ये परिमेय संख्या नहीं है। ये हमने गलती से मान लिया था, ये कल्पना हमारी गलत थी। जब ये कल्पना हमारी गलत थी तो √5 कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या। जब √5 एक परिमेय संख्या है तो हम कह सकते हैं, अतः इससे ये सिद्ध होता है कि 3 धन 2 √5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है।